एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। लाहौर के सरहदी कस्बे से तकरीबन निस्फ मील दूर ऊंचे टिब्बे पर वाक़े उस पुरानी हवेली को पुलिस ने घेरे में ले रखा था। हवेली के चारों तरफ बरगद, पीपल और नारियल के दरख्तों की बहुतात थी और ये पुरानी हवेली मुकम्मल तौर पर इन दरख्तों में कैमोफ्लेज थी। टिब्बे के चारों तरफ धान की लहलहाती हुई फसलें थीं। पूरी फजा धान की महक से रची हुई थी। एक कच्चा रास्ता हवेली से कस्बे की तरफ चला गया था। किसी जमाने में इस कच्चे रास्ते पर सिर्फ बैलगाड़ियां या हवेली के मालिक इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार चौधरी बरकत अली का यक्का चला करता था। यह कुशादा कच्चा रास्ता सिर्फ हवेली तक आने जाने वालों के लिए मखसूस था। उससे आगे कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए लोग आमतौर पर इस तरफ आते भी नहीं थे। हवेली की अकबी समत में तकरीबन 200 गज के फासले पर वो लकीर थी जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती थी। सरहद की निशानदही के लिए थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थीं। इन बुर्जियों के साथ साथ सरहद के दोनों तरफ कच्चे रास्ते थे। सरहद के मुतवाजी ये रास्ते सिर्फ इतने चौड़े थे कि उन पर सिर्फ जीप ही चल सकती थी। भारत और पाकिस्तान के रेंजर्स के जवान उन जीपों पर सरहद के साथ साथ गश्त करते रहते थे। सरहद के दूसरी तरफ तकरीबन 1 मील के फासले पर सिखों का एक छोटा सा गांव था और शुनीद ये थी कि सरहद पर रेंजर्स के गश्त के बावजूद दोनों तरफ के सरहदी देहातों के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था तो सरहद के इस तरफ आबाद सिखों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के काफिलों को खूब जी भर के लूटा। मुसलमानों पर इतना जुल्म शायद कभी न हुआ हो। ये लोग न सिर्फ मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते बल्कि कत्लो गारत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हुई जिन्हें आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बूढ़ों, बच्चों और जवानों को इस तरह बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जाता था कि वहां के खेत उनके खून से सैराब हो जाते। मासूम और शीरखार बच्चों को माओं की छातियों से छीनकर उन्हें टांगों से पकड़कर इस तरह चीर दिया जाता जैसे कोई नाराज बच्चा अपनी गुड़िया को तोड़कर फेंक देता है। जवान और हसीन लड़कियों को उनके माँ बाप और भाइयों के सामने नंगा करके उन्हें बेआबरू किया गया। गैंग रेप के ऐसे ऐसे मनाजिर देखने में आए कि रूह तक कांप उठी। मासूम जवानियों की चीखों से आसमान कांप उठा था, जमीन थर्रा गई थी, मगर उन दरिंदा सिफत पर उनकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ था। मासूम और बेगुनाह जवान लड़कियों को बेआबरू करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। उनकी लाशें खेतों में तड़पती रहती और उनके जख्मों से बहने वाला खून खेतों की जमीन को सैराब करता रहता। हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले निहत्ते और बेसरो सामान मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले आज मुसलमानों की दोस्ती का दम भर रहे थे। सरहद पर रेंजर्स के गश्त के बावजूद दोनों तरफ से स्मगलिंग का सिलसिला जारी था। भारत को अनाज की कमी का मसला था। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में रहने वाले बेजमीर लोग दौलत की लालच में पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में अनाज, घी, तेल और खुर्दनोश की अशिया भारत को स्मगल कर रहे थे। चौधरी बरकत अली उस इलाके का नामी गरामी जमींदार था। कई मुरब्बा अराजी थी जो हिंदुस्तान की सरहद पर फैली हुई थी। सुबह वो सफेद घोड़ी पर बैठकर अपनी जमीनों के मुआयने को निकलता तो वापसी पर शाम हो जाती। चौधरी बरकत अली जितना जालिम और संगदिल जमींदार था उतना ही वो एक नेक और हमदर्द इंसान भी था। उसके मजारे उसके सामने आते हुए थर थर कांपते थे तो उससे खुश भी थे, क्योंकि जरूरत के वक्त यही जालिम और जाबिर जमींदार उनके लिए रहमत का फरिश्ता बन जाता था। चौधरी बरकत अली की एक हवेली गांव में भी थी, लेकिन वो ज्यादातर टिब्बे वाली उस हवेली में ही रहा करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा उन दिनों तालीम के सिलसिले में विलायत गया हुआ था। एक बेटी थी जो शहर से मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेकर वहीं हॉस्टल में रह रही थी। गांव से पक्की सड़क तक कई मील का रास्ता कच्चा था जिस पर सिर्फ बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही चलती थीं। उस जमाने में बहुत कम जमींदारों के पास मोटरें थीं। अलबत्ता यक्के सबके पास थे जो खूब सजे सजाए होते थे। गांव से शादीपुर तक कच्चे रास्ते पर सफर करने के दौरान इतनी मिट्टी उड़ती कि मंजिल पर पहुंचकर सफर करने वाला अपने आप को पहचानने से इनकार कर देता। इलाके में चौधरी बरकत अली के कुछ दोस्त थे तो दुश्मनों की तादाद भी कम नहीं थी। गांव के ही एक जमींदार से जमीन के एक टुकड़े पर उसकी मुकद्दमेबाजी चल रही थी।
वो दोनों जमीन की कीमत से कई गुना ज्यादा मुकदमे पर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी उससे दस्तबरदार होने को तैयार न था। दूसरे जमींदार सिराज की हवेली भी उसी गांव में ही थी। चौधरी बरकत अली गांव की हवेली छोड़कर टिब्बे वाली हवेली में सिर्फ इसलिए रह रहा था कि चौधरी सिराज से आमना सामना न हो। लेकिन बाज लोगों का ख्याल था कि चौधरी बरकत अली अनाज की स्मगलिंग में मुलव्विस था और इसीलिए टिब्बे वाली हवेली में रह रहा था, क्योंकि वहां से सरहद बिल्कुल सामने थी और इधर का माल आसानी से उधर पहुंचाया जा सकता था। यह आज से 15 साल पहले की बात थी। चौधरी बरकत अली की बेटी भी सर्दियों की 10 दिन की छुट्टियों में गांव आई हुई थी। फैसलाबाद से चौधरी बरकत अली का एक दोस्त रशीद भी अपनी फैमिली के साथ हवेली का मेहमान बना हुआ था। रशीद का फैसलाबाद में साबुन का कारखाना था। उसके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 22-23 साल रही होगी, उससे छोटा लड़का था और फिर 2 लड़कियां थीं। रशीद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए चौधरी बरकत अली के बेटे के चक्कर में था, जो आला तालीम के लिए बाहर गया हुआ था। वो दिसंबर की एक ठिठुरती हुई रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंकों से सर्दी पहले ही बढ़ गई थी और बारिश के बाद तो सर्दी के मजीद बढ़ जाने का इम्कान था। रात के 10 बज रहे थे। खाना खाने के बाद चौधरी बरकत अली और उसकी बीवी और रशीद और उसकी बीवी एक कमरे में बैठे अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में बातें कर रहे थे। रशीद का बेटा अपने कमरे में सो चुका था। अलबत्ता चौधरी की बेटी और रशीद की बेटियां एक ही कमरे में लिहाफों में दुबकी बातें कर रही थीं। जब पुराने दोस्त मुद्दत बाद मिलते हैं तो आमतौर पर रातें गपशप में जाकर गुजरती हैं। यही सूरत हाल कुछ उस हवेली में थी। बात से बात निकल रही थी, कहे कहे लग रहे थे, पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। वक्त गुजरने का किसी को एहसास नहीं रहा था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हवेली के बाहर भी नौकरों के लिए 2-3 कच्चे मकान थे। बाज नौकर हवेली के अंदर भी रहते थे जो सो चुके थे। गालिबन 2 बजे का वक्त था। दफतन हवेली के बाहर शोर की आवाज सुनाई थी। औरतों और बच्चों की चीखें आसमान को छू रही थीं। इनमें मर्दों की चीखें भी शामिल थीं। लगता था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। 65 की जंग में भी आधी रात को कुछ ऐसा ही शोर उठा था, जब भारत की फौजों ने अचानक ही रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया था। ये शोर कुछ अजीब सा था। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़ी हद तक मामूल पर आ चुके थे और किसी जंग का कोई इम्कान नहीं था। रशीद ने सवालिया निगाहों से चौधरी बरकत अली की तरफ देखा। ये शोर कैसा है? उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। चौधरी बरकत बोला, देखता हूँ क्या बात है। मवेशी चोरों के गिरोह रात को वारदातें करते रहते हैं। हो सकता है मजारों ने किसी को मवेशी चोरी करते देखकर शोर मचा दिया हो। चौधरी बरकत अली कमरे से बाहर आकर नौकर को आवाजें देने लगा। नूरे, ओए नूरे, कहाँ हो तुम? बाहर शोर कैसा है? नूरा हवेली के एक कोने से दौड़ता हुआ आया। बोला, चौधरी जी, डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया है। इससे पहले कि चौधरी बरकत अली कुछ कहता, 2-3 आदमी हवेली की दीवार फांद कर अंदर आ गए। उनके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। दीवारों से कूदते ही उन्होंने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली नूरे को लगी, जो चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। चौधरी बरकत अली ने भागकर कमरे में घुसने की कोशिश की, मगर 2 गोलियों ने उसे भी दरवाजे के बाहर ही ढेर कर दिया। रशीद, उसकी बीवी और चौधरी की बीवी शोर मचाने लगे। दूसरे कमरे से लड़कियों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं और फिर फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगी। हमलावर कमरों में घुस कर इंसानों को मौत के घाट उतार रहे थे। वो तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे। शैतान रक्स करता रहा और इंसान खाको खून में लौटते रहे। हमलावरों में से 2-3 आदमियों ने हवेली में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी। आग फौरन ही फैलने लगी। हमलावर कुछ देर तक शैतानी अंदाज में कह कहे लगाते रहे, फिर फाटक खोलकर बाहर निकल गए। एक निकाबपोश ने लकड़ी के गेट के पास भी जलती हुई मशल फेंक दी। इन निकाबपोशों की तादाद 8 थी। वो दौड़ते हुए टिब्बे की दूसरी तरफ चले गए, जहां उनके घोड़े खड़े थे। एक आदमी घोड़े के पास ही मौजूद था। वो सब लोग घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए। निस्फ मील दूर गांव के लोग फायरिंग और शोर की आवाजें सुनकर घरों से बाहर आ गए। हवेली से आग के शोले उठते देखकर उन्हें समझने में देर न लगी कि चौधरी बरकत अली की हवेली पर हमला हुआ है। हमलावर चौधरी की कोई दुश्मन पार्टी भी हो सकती थी और डाकुओं का कोई गिरोह भी। कुछ लोग बंदूकें, लाठियां और कुल्हाड़ियां उठाकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े। हवेली तक पहुंचने में चंद मिनट लग गए। हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले मजारे इधर उधर भागते हुए शोर मचा रहे थे। गांव से आने वाले लोग भी हवेली से दूर ही रुक गए। हवेली में लगी हुई आग ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। बाल्टियों से पानी डालकर ये आग नहीं बुझाई जा सकती थी। लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हुई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव से आए हुए लोग बरगद और पीपल के दरख्तों के नीचे खड़े होकर बेबस नजरों से जलती हुई हवेली को देख रहे थे।
शोले आसमान से बातें कर रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट के बाद शोलों की बुलंदी कम होने लगी। तेज और मूसलाधार बारिश हवेली की आग बुझाने में मददगार साबित हो रही थी। तकरीबन 2 घंटों की मुसलसल बारिश से हवेली की आग बुझ गई। अलबत्ता कहीं कहीं से धुआं अब भी उठ रहा था। गांव से आए हुए लोग अब भी हवेली से दूर दरख्तों के नीचे खड़े थे। हवेली की तरफ से ढलान पर पानी सैलाब की तरह बह रहा था। बारिश तकरीबन आधा घंटा और उसी शद्दोमत के साथ जारी रही और फिर उसका जोर टूटने लगा। गांव वालों ने ये देखा था कि बारिश के दौरान या उससे पहले कोई जीरू हवेली से बाहर नहीं आया था, और अब जबकि बारिश का जोर टूट चुका था, चंद आदमी दरख्तों के नीचे से निकलकर टॉर्चों की रोशनी में हवेली की तरफ बढ़ने लगे। टॉर्चों की रोशनी में उन्होंने जली हुई हवेली में जो कुछ देखा वो उन्हें हवास बाख्ता कर देने के लिए काफी था। हवेली के सहन में और मुख्तलिफ कमरों में 12 इंसानों की लाशें पड़ी हुई थीं। बाज लाशें आग में जलकर राख हो चुकी थीं और बाज अध जली थीं। गोश्त जलने की बू चारों तरफ फैली हुई थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां मुकम्मल तौर पर जल चुकी थीं। अगर बारिश न होती तो हवेली मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी होती। वो लोग दौड़ते और चीखते हुए हवेली से बाहर आ गए और चीख चीख कर दरख्तों के नीचे खड़े होकर लोगों को बताने लगे कि उन्होंने हवेली में क्या देखा था। हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले चंद मज़ारे भी दरख्तों के नीचे जमा थे और वो रो रो कर बता रहे थे कि 8-10 नकाब पोशों ने अचानक ही हवेली पर हमला कर दिया था और फिर वो घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए। कुछ लोग गांव की तरफ वापस दौड़े। थाना तो बहुत दूर था, अलबत्ता गांव में एक छोटी सी पुलिस चौकी मौजूद थी जिसका अमला एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और निस्फ दर्जन कांस्टेबलों पर मुश्तमिल था। लेकिन जब वो लोग पुलिस चौकी पहुंचे तो पता चला कि एएसआई घर पर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। हेड कांस्टेबल भी चौकी से मुल्हिक कमरे में सो रहा था और ड्यूटी पर मौजूद 2 कांस्टेबल कुर्सियों पर बैठे ऊँग रहे थे। एक आदमी ने एक कांस्टेबल को झंझोड़ते हुए कहा, संतरी बादशाह, उधर चौधरी बरकत अली की हवेली में कयामत आ गई है और तुम लोग आराम से सो रहे हो। कांस्टेबल गड़बड़ा कर उठ गया और बदहवास निगाहों से इधर उधर देखने लगा। बोला, ओए क्या हुआ? ओए कौन आ गई है? कहाँ आ गई है? उस शख्स ने कहा, कयामत सुगरा आ गई है चौधरी बरकत अली की हवेली में। कांस्टेबल उठकर अपनी बेल्ट दुरुस्त करने लगा। बोला, सुगरा को तो इस गांव से निकाल दिया था, वो दोबारा यहाँ कैसे आ गई? फिर उसने अपने दूसरे साथी को भी जगा दिया। बोला, ओए शिदे उठ, सुगरा दोबारा यहाँ आ गई है। उसकी वजह से यहाँ कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इसलिए उसे गांव से निकाला गया था, अब वो फिर आ गई है। उस शख्स ने कहा, मैं उस सुगरा की बात नहीं कर रहा संतरी बादशाह, कयामत सुगरा की बात कर रहा हूँ। चौधरी बरकत अली की हवेली में 10-12 आदमियों को कत्ल करके आग लगा दी गई है। संतरी बोला, ओए मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लिया करो। चौधरी बरकत अली की हवेली में घुसकर कत्ल कौन कर सकता है? दूसरे शख्स ने कहा, आप चलकर देखो जी, थानेदार को जगाओ, वहां कयामत मची हुई है। कांस्टेबल ने दरवाजे के करीब आकर बाहर देखा। हल्की बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। वो बोला, ओए बाहर तो मैं बरस रहा है। वो शख्स बोला, आप थानेदार को जगाएं जी। आधे घंटे की बहसो तकरार के बाद थानेदार को घर से जगा कर लाया गया। उसकी उम्र 40 से कुछ ऊपर ही थी। उसकी सारी जिंदगी पुलिस में गुजरी थी, लेकिन वो एएसआई के ओहदे से आगे नहीं बढ़ सका था। वो बड़ी मुश्किल से इन लोगों के साथ हवेली की तरफ जाने पर आमादा हो सका। 4 कांस्टेबल और एक एएसआई जब चौधरी बरकत अली की जली हुई हवेली में दाखिल हुए तो टॉर्चों की रोशनी में सूरत हाल का जायजा लेते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। एएसआई बोला, थाने से इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ेगा और इंस्पेक्टर साहब को सुबह से पहले नहीं बुलाया जा सकता। इस दौरान कोई हवेली में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। एएसआई ने 2 कांस्टेबलों को वहीं छोड़ दिया और हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले 3-4 मज़ारों को पकड़ कर ले आया। इंस्पेक्टर सुबह 10 बजे से पहले नहीं आया था। इस दौरान गांव और आसपास की छोटी मोटी बस्तियों के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। जली और नीम जली लाशें उठवा दी गईं। चौधरी बरकत अली का कोई रिश्तेदार गांव में नहीं था। लाहौर शहर में उसके दूसरे रिश्तेदारों को इत्तला दी गई और फिर उसके बेटे को भी लंदन में इत्तला भिजवा दी गई। चौधरी बरकत अली के रिश्तेदार यूं तो बहुत से थे, मगर सबसे करीबी अजीज एक चचाजाद भाई था जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। लाहौर से फैसलाबाद उसकी बसें चलती थीं। वो तो इत्तला मिलते ही रोता पीटता गांव पहुंच गया। दूसरे रिश्तेदार भी आ गए, मगर लंदन में ज़ेरे तालीम बेटा कई रोज के बाद ही पहुंच सका। चौधरी बरकत अली का बेटा सज्जाद माँ बाप और बहन के चिहलम तक गांव में रहा। फिर तमाम जमीनें अपने बाप के कजन चौधरी हमीद के हवाले करके दोबारा हुसूल तालीम के लिए लंदन वापस चला गया। 3 साल बाद वो लाहौर वापस आ गया। टिब्बे वाली हवेली जूं की तूं अध जली पड़ी थी, लेकिन उसने हवेली की मुरम्मत नहीं करवाई। गांव वाली हवेली में भी रहना पसंद नहीं किया, बल्कि समनाबाद में एक कोठी खरीद ली और वहीं रहने लगा। जमीनों की देखभाल के लिए मैनेजर रख लिया और गांव वाली हवेली उसे रिहाइश के लिए दे दी।
खुद कभी कभार गांव जाकर जमीनों का चक्कर लगाता। टिब्बे वाली अधजली हवेली 15 साल से वीरान पड़ी थी और इस अरसे में खासी बदनाम हो चुकी थी। चौधरी बरकत अली, उसके घर वालों और मेहमानों के कातिल नहीं पकड़े गए थे। पुलिस ने पहले चौधरी सिराज को शुबे की बिना पर हिरासत में लिया, लेकिन चंद ही रोज के बाद उसे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जिस रात हवेली में 12 अफराद के कत्ल की ये वारदात हुई थी, उस रात चौधरी सिराज सियालकोट में था। लोगों ने उस अधजली हवेली की तरफ आना जाना छोड़ दिया। रात के वक्त हवेली में रोशनियां सी चमकती नजर आती, कभी कभी चीखों और कहकहों की आवाजें सुनाई देती। आम लोगों का ख्याल था कि इस हवेली में चौधरी बरकत अली, उसके अहले खाना और मेहमानों की रूहें भटकती रहती हैं, और बाज लोग ये समझते थे कि स्मगलरों ने इस अधजली हवेली पर कब्जा कर रखा है, और जिस रात वो लोग माल लेकर हवेली में आते हैं, उस रात हवेली में रोशनियां सी चमकती हुई नजर आती हैं। लेकिन बाद संजीदा किस्म के लोगों को इस बात का यकीन था कि हवेली में कोई आसेब वगैरह नहीं है, बल्कि सारा चक्कर स्मगलरों का चलाया हुआ है, ताकि लोग इस तरफ का रुख न करें। उन दिनों एक नया थानेदार आया हुआ था। वो अक्सर गांव की चौकी के चक्कर लगाता रहता था, और ये इत्तेफाक की बात थी कि जिस रोज वो गांव का गश्त करके जाता था, उससे अगले ही रोज हवेली में पुरस्कार किस्म की सरगर्मियां दिखाई देती। उस थानेदार के बारे में भी इलाके में बहुत किस्से मशहूर हो चुके थे। बाज लोगों को यकीन था कि वो स्मगलरों से मिला हुआ है। जिस रोज वो गांव का गश्त करके जाता था, उससे अगले ही रोज रात को हवेली में पुरस्कार सरगर्मियां दिखाई देती। थानेदार की आमदोरफ्त गोया स्मगलरों के लिए इशारा होता था कि लाइन क्लियर है। वो भी सर्दियों की ही एक रात थी, गालिबन 2 बजे का वक्त हो रहा होगा। अधजली हवेली में पुरस्कार सरगर्मियां दिखाई दी थीं, और फिर बड़ी खामोशी से पुलिस की भारी नफरी ने हवेली को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पुलिस वालों की तादाद 40-50 से किसी भी तरह कम नहीं थी। पुलिस की इस पार्टी की कयादत एक डीएसपी कर रहा था, जबकि 2 इंस्पेक्टर भी थे। पुलिस वाले दरख्तों की आड़ लिए राइफलें संभाले होशियार खड़े थे। डीएसपी ने मुख्तलिफ समतों में खड़े 2 इंस्पेक्टरों को मखसूस सिग्नल दिए। चारों तरफ से पुलिस के जवान आगे बढ़ने लगे। वो लोग राइफलें ताने बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे, और बिलाखिर वो हवेली से चंद कदम के फासले पर रुक गए। डीएसपी बरगद के एक दरख्त की आड़ में खड़ा था। दरख्त का तना इतना मोटा था कि उसके पीछे 4 आदमी आसानी से छुप सकते थे। लंबी लंबी जट्टाएं शाखों से ढकी हुई थीं। डीएसपी के हाथ में मेगाफोन था। वो कुछ देर तक हवेली की तरफ देखता रहा, फिर मेगाफोन का बटन दबाकर उसे होंठों से लगाते हुए बोला, ये हवेली चारों तरफ से पुलिस के घेरे में है। अंदर जो भी लोग मौजूद हैं वो हाथ उठाकर बाहर आ जाएं। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुम लोग बाहर न निकले तो हवेली पर धावा बोल दिया जाएगा। उसके साथ ही गिनती शुरू हो गई। 5 कहने के बाद भी खामोशी रही। डीएसपी ने चंद सेकंड इंतजार किया और फिर अपने मातहतों को सिग्नल दे दिया। पुलिस वाले अपनी अपनी कमीनगाहों से निकलकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने ताकतवर टॉर्चों की रोशनी में अधजली हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डीएसपी ने अपने करीब खड़े हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, हैरत है, इत्तला देने वाले ने हल्फिया तौर पर कहा था कि स्मगलर इस हवेली में मौजूद हैं, लेकिन जहां तो किसी का नामो निशान तक नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, हो सकता है ये इत्तला हमें गुमराह करने के लिए दी गई हो। डीएसपी ने उसे घूरा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर बोला, मतलब ये कि हमें इस तरफ उलझा दिया गया और स्मगलरों की पार्टी किसी और तरफ से निकल गई हो। डीएसपी ने कहा, यह बात हलक से नहीं उतरती। स्मगलिंग की रोकथाम हमारा शोबा नहीं है। इसके लिए कस्टम्स और रेंजर्स मौजूद हैं। अगर स्मगलरों के किसी गिरोह को सरहद पार करना थी तो रेंजर्स को गुमराह करने की कोशिश की जाती। हमारा काम तो इलाके में अमन व अमान कायम रखना है। इत्तला देने वाले ने मुझे खास तौर पर इत्तला इसलिए दी थी कि ये हमारा इलाका है, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन इत्तला गलत साबित हुई। या हो सकता है वो लोग हमारे पास आने से पहले ही यहाँ से निकल चुके हों। डीएसपी ने कहा, हो सकता है। बहरहाल जवानों को वापसी का हुक्म दो। पुलिस के जवान हुक्म मिलते ही टिब्बे से उतरकर खेतों के दरमियान उसी पगडंडी पर चलने लगे जो बल खाती हुई वहां से तकरीबन निस्फ मील दूर सड़क तक चली गई थी। सड़क पर पुलिस के 2 ट्रक और 2 जीपें खड़ी थीं। गांव वहां से दाईं तरफ खासे फासले पर था। दोनों जीपें और दोनों ट्रक मुड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए। ट्रकों में भरे हुए पुलिस वाले इस नाकाम छापे पर तबसरा कर रहे थे। एक कांस्टेबल कह रहा था, हमारे डिप्टी साहब को नंबर बनाने का बड़ा शौक है, हर इत्तला मिलते ही भाग उठते हैं। दूसरा कांस्टेबल बोला, बिला वजह रात जाया कर दी। तीसरे वाला अपने करीब बैठे हुए साथी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि इन स्मगलरों को भी छापे की इत्तला मिल गई थी। वो लोग हमारे आने से पहले ही भाग निकले। हो सकता है वो माल लेकर सरहद पार कर गए हों। मेरा तो ख्याल है कि इलाके के थाने ही से उन्हें इत्तला मिली होगी। उस कांस्टेबल ने जवाब दिया, लानत भेजो इन सब पर, मुझे तो बड़े जोर की नींद आ रही है।
पुलिस की जीपें और ट्रक तेज रफ्तारी से शादीपुर की तरफ जा रहे थे। उधर अधजली वीरान हवेली की सूरत हाल ही बदल गई थी। पुलिस की मौजूदगी में वहां किसी जिरूह का नामो निशान तक नजर नहीं आया था, लेकिन अब वहां जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे।